हेलो एंड नमस्कार। आप देख रहे हैं लोकतंत्र राउंडअप और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष से जुड़ी कुछ खास खबरों की। साथ ही बात करेंगे लोकतंत्र से जुड़ी हफ्ते भर की बड़ी खबरों की। बात करेंगे उन खबरों की जो लोकतंत्र में विश्वास बढ़ाती हैं, वो खबरें जिनका सीधा सरोकार है आपसे। तो शुरुआत करते हैं लोकतंत्र राउंडअप की, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उपराष्ट्रपति का वेलिंगटन के रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज में सशस्त्र बलों को संबोधन। कहा, सुरक्षा के हर खतरों से निपटने को रहे तैयार, नए क्षेत्रों में क्षमता विकसित करने का किया आह्वान। दिल्ली के विज्ञान भवन में आईएसटीडी की ओर से आयोजित 49वें आईएफटीडीओ विश्व सम्मेलन के शुभारंभ पर लोकसभा अध्यक्ष का संबोधन। कहा, आईएफटीडीओ का लक्ष्य मानव संसाधन का विकास, सम्मेलन का देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान। उत्तर प्रदेश विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के प्रबोधन कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष का संबोधन। लोकतंत्र के सशक्तिकरण के साथ संसदीय परंपराओं और विधायी प्रक्रियाओं को समृद्ध बनाने पर दिया जोर। दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में लोकसभा अध्यक्ष का दौरा। कहा, अत्याधुनिक तकनीकी से सजा ये संग्रहालय स्वाधीन भारत के 75 वर्षों की ऐतिहासिक यात्रा का प्रतिबिंब। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष स्वर्गीय नीलम संजीव रेड्डी को श्रद्धांजलि। लोकसभा अध्यक्ष ने पुष्प अर्पित कर नमन किया। तो अब बढ़ते हैं आगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने तमिलनाडु के वेलिंगटन में डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज का दौरा किया। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों से सुरक्षा के खतरों से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा। उपराष्ट्रपति ने कॉलेज के अधिकारियों और स्टाफ को संबोधित करते हुए कहा कि डिजिटल युग में सशस्त्र बलों को संघर्ष के नए और उभरते क्षेत्रों में विकास की क्षमताओं पर ध्यान देना होगा, तभी हम भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वाली ताकतों से मजबूती से निपट सकेंगे। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पिछले 52 साल में रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज जाने वाले पहले उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि ड्रोन और साइबर युद्ध के बढ़ते उपयोग के कारण युद्ध के मैदान में प्रतीकात्मक बदलाव आया है। उपराष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों से उभरते क्षेत्रों में क्षमताओं को विकसित करने के लिए कहा। उपराष्ट्रपति ने बात तमिलनाडु में वेलिंगटन के रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज के अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सेना को भविष्य की ताकत के रूप में विकसित करना हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने सीमाओं की स्थिति से निपटने के साथ साथ हाल ही में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सशस्त्र बलों के सदस्यों के कार्यों की भी सराहना की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारे देश में महिला योद्धाओं की एक गौरवशाली परंपरा रही है। उपराष्ट्रपति ने महिला अधिकारियों के लिए स्थायी आयोग के कार्यान्वयन और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और लड़कियों के लिए सभी सैनिक स्कूल खोलने के सरकार के प्रयासों पर खुशी जाहिर की। इस मौके पर तमिलनाडु के वन मंत्री थिरु के रामचंद्रन, रक्षा सेवाओं के विशिष्ट सदस्य, दिग्गज और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली के विज्ञान भवन में आईएसटीडी यानी इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की ओर से आयोजित 49वें आईएफटीडीओ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन में हिस्सा लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आईएफटीडीओ का लक्ष्य मानव संसाधन का विकास है, लिहाजा ये सम्मेलन देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष के साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और देश विदेश के कई लोग शामिल हुए। दिल्ली के विज्ञान भवन में आईएफटीडीओ यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि हम नई टेक्नोलॉजी और कौशल की मदद से दुनिया के सामने एक नया मुकाम हासिल कर रहे हैं। मानव संसाधन के विकास के लिए हमें एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय योजना बनानी चाहिए ताकि हम इस संगठन के माध्यम से व्यक्तित्व का विकास कर सकें और सतत विकास के साथ साथ नए कौशल, प्रौद्योगिकी और नई तकनीकी का प्रयोग कर सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम हमारे नौजवानों को नई टेक्नोलॉजी से, नए कार्य बल के आधार पर, बेहतरीन स्किल के आधार पर हमने भारत की क्षमता को बढ़ाने का काम किया है। और इसीलिए अलग अलग सेक्टरों के अंदर, जिन सेक्टर के अंदर भारत किसी समय 90% इंपोर्ट करता था, आज चाहे डिफेंस का सेक्टर हो, चाहे अन्य सेक्टर हो, टेक्नोलॉजी का सेक्टर हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक का सेक्टर हो,
हर सेक्टर के अंदर भारत ने व्यापक प्रगति की है। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने IFTDO कॉन्फ्रेंस भारत में आयोजित कराने पर ISTD को बधाई देते हुए कहा कि इससे पहले भी इन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस से भारत को फायदा होता रहा है और उन्हें उम्मीद है कि ये कॉन्फ्रेंस इसमें इजाफा करेगी। These world conferences have drawn the leaders of the HR domain and provided a platform for useful ideas which have benefited the Indian industry. I am sure this edition will continue that tradition. कॉन्फ्रेंस में मौजूद सभी लोगों ने अपने अनुभव साझा किए और इस बात पर जोर दिया कि लगातार बदलते हालातों पर विचार किया जाएगा ताकि कौशल और तकनीकी को ध्यान में रखते हुए बाजार में गतिशीलता लाई जा सके। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शिक्षा को परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली माध्यम बताया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत आज दुनिया के अग्रणी देशों में से एक बनने की राह पर है। बस जरूरत है तो ऐसे प्रयासों की जिसमें समाज का कोई वर्ग शिक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास के मामले में पीछे न रह पाए। उपराष्ट्रपति ने ये बात तमिलनाडु में लॉरेंस स्कूल के छात्रों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कही। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने छात्रों से समाज के वंचित वर्गों तक शिक्षा का प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लॉरेंस स्कूल के छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा बदलाव का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। Education is the most powerful agent of change, which can lend the impetus to the development while giving it a qualitative thrust. School education prepares students for college as well as for a lifetime of learning and active, responsible participation in the fast changing world. आपको बता दें कि लॉरेंस स्कूल तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी जिले के लवलेड में है, जिसकी स्थापना सर हेनरी मोंटगोमरी लॉरेंस ने साल 1858 में की थी। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के संबोधन में स्पीकर ओम बिरला ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के सभी सदस्यों को बधाई दी। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि देश की लोकतांत्रिक परंपरा को मजबूत करने के साथ साथ संसदीय परंपराओं और विधायी प्रक्रियाओं को समृद्ध और पारदर्शी बनाना हमारा ध्येय होना चाहिए, तभी हम सदन की प्रतिष्ठा के उच्च मानदंडों को स्थापित कर पाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट हुई। दोनों गणमान्यों के बीच इस दौरान देश की लोकतांत्रिक परंपरा को मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रबोधन कार्यक्रम के संबोधन में स्पीकर ओम बिरला ने नवगठित उत्तर प्रदेश विधानसभा के सभी सदस्यों को बधाई दी। निर्वाचित विधायकों से लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि विधायिका का मुख्य काम कानून बनाना है और कानून जितने सरल और सहज होते हैं, लोगों को उतना ही सहज और शीघ्र न्याय मिलता है। संसद और विधानमंडल का मूल काम कानून बनाने का भी है। उनको संवैधानिक अधिकार के साथ उनका जीवन सरल हो, सहज हो, कानून की मदद के माध्यम से उनको त्वरित गति से न्याय मिल सके, इसके लिए इस विधानसभा का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। विधानमंडलों की प्रतिष्ठा और प्रामाणिकता का उल्लेख करते हुए ओम बिरला ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के आचरण और व्यवहार से ही सदन की गरिमा बढ़ती है। सदन के अंदर सभी सदस्यों को आचरण के उच्च मानदंड अपनाने चाहिए। ओम बिरला ने कहा कि सदन के अंदर व्यवधान उत्पन्न करने से या नारेबाजी और तख्तियां दिखाने से सदन की गरिमा पर विपरीत असर पड़ता है। उन्होंने मीडिया से भी आग्रह किया कि सदन में अच्छी चर्चा और संवाद को प्रमुखता से स्थान दें। इन विधान मंडलों का हम किस तरीके से चर्चा और संवाद के अंदर सार्थक उपयोग करें ताकि समाज में अंतिम व्यक्ति जो बैठा है उसकी अभावों को, उनकी चिंताओं को, उनके आंख के आंसुओं को हम पहुंच सकें
और उसके जीवन के अंदर एक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन ला सके। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में होने वाले बदलावों को अपनाने पर जोर देते हुए ओम बिरला ने कहा कि विधायी संस्थानों का लक्ष्य डिजिटल संसद से ई संसद की ओर जाने का है। देश की विधायी संस्थाओं के नियम प्रक्रियाओं में यथासंभव एकरूपता लाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं ताकि लोकतांत्रिक संस्थाओं में अधिकतम पारदर्शिता लाई जा सके। 75 वर्ष की इस लोकतंत्र की यात्रा में हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है। जनता का विश्वास, भरोसा हमारे संसदीय लोकतंत्र के प्रति और बढ़ा है। निश्चित रूप से आज जो ई विधान और कंप्यूटराइज का शुभारंभ हुआ है, निश्चित रूप से सूचना और प्रौद्योगिकी का लाभ हमको भी मिलेगा और प्रदेश की जनता को मिलेगा। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश सरकार में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, उत्तर प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश विधानसभा के अन्य सदस्य मौजूद रहे। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नेत्र स्वास्थ्य के महत्व को लेकर लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों की मशहूर हस्तियों और प्रतिष्ठित लोगों को शामिल करके स्थानीय भाषाओं में मीडिया अभियान चलाए जाने की जरूरत है, जिससे कि लोगों में, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में, ये संदेश जाए कि दृष्टि दोष को रोका जा सकता है और उसका इलाज भी किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति ने ये बात अनंत बजाज रेटिना इंस्टीट्यूट के वर्चुअल तरीके से उद्घाटन के दौरान कही। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अनंत बजाज रेटिना इंस्टीट्यूट का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, निवारक और नेत्र उपचार चिकित्सा को मजबूत करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति तैयार करने की जरूरत है। Awareness about preventive and curative eye care, and particularly a specialized field like retinal health, is low among the common people. Therefore, the need of the hour is to increase awareness among people about the importance of eye health. कार्यक्रम में नेत्र संस्थान के संस्थापक, अनंत बजाज रेटिना इंस्टीट्यूट के निदेशक, बैडमिंटन खिलाड़ी और मुख्य राष्ट्रीय कोच पुलेला गोपीचंद और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली के 3 मूर्ति मार्ग स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय का दौरा किया। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि अत्याधुनिक तकनीकी से सुसज्जित ये अद्भुत संग्रहालय स्वाधीन भारत के 75 वर्षों की ऐतिहासिक यात्रा का प्रतिबिंब है। भारत ने आजादी के बाद जो प्रगति की है और जो उपलब्धियां हासिल की हैं, उनको जानने समझने का अनूठा माध्यम है ये संग्रहालय। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का दौरा किया। लोकसभा अध्यक्ष ने 3 मूर्ति परिसर में निर्मित संग्रहालय के दोनों ब्लॉक में देश के 14 पूर्व प्रधानमंत्रियों के जीवन की झलक के साथ राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान का अवलोकन किया। संग्रहालय में प्रोजेक्टर के जरिए लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्रियों के भाषण की झलक भी खास रही। लोकसभा अध्यक्ष ने हाईटेक पीएम म्यूजियम की रोमांचक हेलीकॉप्टर राइड का भी आनंद लिया। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाले इस पुल ने यात्रा की दूरी 165 किलोमीटर कम कर दी है। गुजरात से लेकर कश्मीर तक भारत के भविष्य के कुछ खास प्रोजेक्ट इस हेलीकॉप्टर राइड के जरिए दिखाए जाते हैं। आपको बता दें कि 15,600 वर्ग मीटर से अधिक में फैले प्रधानमंत्री संग्रहालय में 23 गैलरी हैं। म्यूजियम में पत्र, दस्तावेज, ऑडियो विजुअल मटेरियल, स्पीच पेश किए गए हैं जो सभी को आकर्षित करते हैं। प्रधानमंत्री संग्रहालय के इस दौरे के दौरान लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार और संयुक्त सचिव सुमन अरोड़ा समेत कई गणमान्य लोग भी मौजूद थे। वहीं
वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में ट्रिपल आईटी के निर्माणाधीन भवन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो काम को गुणवत्ता के साथ जल्द से जल्द पूरा करें। ओम बिरला ने अधिकारियों को इस साल के अंत तक निर्माण कार्य को पूरा करने को कहा, ताकि अगले साल नए बैच की पढ़ाई ट्रिपल आईटी के अपने नए कैंपस में शुरू की जा सके। राजस्थान के कोटा में ट्रिपल आईटी के निर्माणाधीन भवन का काम तेजी से चल रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से इस भवन के लिए 121 करोड़ का प्लान स्वीकृत हुआ। इस भवन का निर्माण कार्य अक्टूबर 2020 से चल रहा है, लेकिन कोरोना काल के दौरान काम की गति कुछ कम हो गई थी। परिस्थितियां सामान्य होने के बाद एक बार फिर ट्रिपल आईटी कोटा के भवन के निर्माण में तेजी आई है। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्रिपल आईटी के निर्माणाधीन भवन का दौरा किया। लोकसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को व्यापक पौधारोपण अभियान चलाकर ट्रिपल आईटी परिसर को ग्रीन कैंपस के रूप में विकसित करने को कहा। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि फेज 2 के निर्माण कार्य की योजना अभी से बनाई जानी चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्रिपल आईटी कैंपस के निरीक्षण के दौरान यहां काम करने वाले श्रमिकों से भी मुलाकात की। लोकसभा अध्यक्ष ने ट्रिपल आईटी परिसर में तेजी से चल रहे निर्माण के लिए श्रमिकों की सराहना की। साथ ही अधिकारियों से गर्मी के मौसम का ध्यान रखते हुए श्रमिकों के लिए उचित व्यवस्था करने को कहा। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने कैंपस में निर्माणाधीन हॉस्टल का भी निरीक्षण किया। ट्रिपल आईटी परिसर में ही छात्रों और छात्राओं के लिए अलग अलग हॉस्टल भी बनाए जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि आईएमए के डॉक्टर्स प्रशासन और सरकार के बीच सेतु की भूमिका निभाते हुए अपने दायित्व को संवेदनशीलता के साथ पूरा करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यह बात कोटा के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह में कही। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आईएमए कोटा की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को शपथ दिलाई और कहा कि मुझे उम्मीद है कि नवनिर्वाचित कार्यकारिणी इस दिशा में ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ काम करेगी। कोटा में आईएमए के शपथ ग्रहण समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि चिकित्सकों और सभी स्वास्थ्य कर्मियों की सेवा और समर्पण का ही परिणाम था जब विश्व के बड़े बड़े देश कोरोना काल में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाने जाते थे, लेकिन वहां की भी चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई थी। उस समय भारत में स्वास्थ्य कर्मियों के कौशल के बल पर विपरीत स्थितियों में भी देश खड़ा रहा। कोरोना काल ने हमें सीख दी कि हम अपने चिकित्सा संस्थानों को और बेहतर बनाएं ताकि इलाज के लिए लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े। समाज ने हमेशा डॉक्टर्स को एक भगवान के रूप में हमेशा देखा है और चिकित्सक गण ने भी अपनी समर्पित सेवाओं के माध्यम से किस तरीके से मेरा मरीज स्वस्थ हो, इसके लिए समर्पित सेवा भाव से काम किया है। हमने देखा है कि किस तरीके से कोविड वैश्विक महामारी के अंदर जब विश्व के बड़े बड़े विकसित देश जिनका चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत था, आर्थिक सामाजिक ढांचा भी मजबूत था, लेकिन भारत के चिकित्सक गणों की समर्पित सेवा, संस्कार, राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव के कारण हमने दुनिया के अंदर कोविड महामारी के अंदर एक दिशा दी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टरों की तारीफ करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि चिकित्सक प्रशासन और सरकार के बीच सेतु की भूमिका निभाते हुए अपने दायित्व को संवेदनशीलता के साथ पूरा करता है। हर गांव का हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, इसके लिए आपके सहयोग से हर गांव के अंदर कैंप लगाएंगे। उस कैंप में लगाने का हमारा पीछे का मकसद ये है कि उस गांव के अंदर जो गंभीर बीमारी से ग्रसित है, जिसको न उसको जानकारी है और कई बार जानकारी है तो धन का अभाव है, जिसके कारण वो इलाज नहीं करा पा रहा। हमारी कोशिश है कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर जितना भी गंभीर से गंभीर बीमारी उसकी है,
और जिस भी उसका इलाज देश के अंदर कहीं भी हो सकता है, उसका इलाज जन सहयोग से हम उसको कराकर उसको स्वस्थ रखने का काम करें, ताकि हमें रात को सोएं तो ये शांति रहे कि मेरे संसदीय क्षेत्र की जनता या मेरे संसदीय क्षेत्र के इलाके के लोग स्वस्थ हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो गंभीर बीमारी है लेकिन धन के अभाव में इलाज नहीं करा पा रहा। उसका इलाज कराना हमारी जिम्मेदारी है और मुझे आशा है कि आप जैसे डॉक्टर जो सेवा भाव से काम करते हैं, आप इसमें सहयोग करेंगे और हम सब मिलकर सामूहिकता के साथ इस लक्ष्य के साथ चलेंगे कि कोई भी गांव हो, चाहे कोई भी कस्बा हो, चाहे कोई भी ढानी हो, हर व्यक्ति को स्वस्थ रखेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि उसकी गंभीर से गंभीर बीमारी का चिन्हित कर उसका बेहतरीन इलाज कर सकें। इस दौरान मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने कोटा मेडिकल कॉलेज में BSL-3 लैब और जीनोम सीक्वेंस की स्वीकृति के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का आभार जताया। उन्होंने कहा कि BSL-3 और जीनोम सीक्वेंस की सौगात मिलने के बाद कोटा मेडिकल कॉलेज की गिनती देश के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा संस्थानों में होने लगेगी। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और ऐसे में संसद भवन परिसर में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की ओर से जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोकसभा सचिवालय की संस्था प्राइड की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में युवा प्रतिनिधियों और संसद सदस्यों ने हिस्सा लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यक्रम में आए मेहमानों का अध्ययन के प्रति उत्साह बढ़ाया। भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इसी उपलक्ष्य में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क कार्यक्रम का आयोजन संसद भवन परिसर में किया। इस कार्यक्रम में कई देशों के युवा प्रतिनिधियों और संसद सदस्यों ने हिस्सा लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस कार्यक्रम में आए विदेशी प्रतिनिधियों से मिले और साथ ही ग्रुप फोटो भी खिंचवाया। कार्यक्रम का उद्देश्य विश्व भर के युवा प्रतिनिधियों का भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों, सांस्कृतिक विरासत और जनमानस के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों से परिचय करवाना रहा। इस कार्यक्रम की खास बात ये रही कि भारत संसदीय लोकतंत्र की मजबूती के लिए किस तरह से सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में समाज के अंतिम पायदान में बैठे व्यक्ति के लिए काम कर रहा है, इस पर भी जोर दिया गया। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष स्वर्गीय नीलम संजीव रेड्डी की जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष स्वर्गीय नीलम संजीव रेड्डी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर संसद सदस्यों के साथ लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों ने भी चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें याद किया। लोकसभा अध्यक्ष ने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी जी की जयंती पर भावपूर्ण पुष्पांजलि अर्पित की। ट्वीट के जरिए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी जी ने विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए लोकतांत्रिक संस्थाओं और परंपराओं को सुदृढ़ किया। पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी का व्यक्तित्व और विचार हमेशा हम सभी को प्रेरित करता रहेगा। इस मौके पर संसद सदस्यों के साथ लोकसभा के सचिवालय के अधिकारियों ने भी चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया। लोकतंत्र में संसदीय समितियों का अहम स्थान है। समय समय पर इन संसदीय समितियों की बैठक होती है। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद ये समितियां अपनी रिपोर्ट सभा के समक्ष रखती हैं। तो आइए जान लेते हैं कि इस सप्ताह लोकसभा में किन किन संसदीय समितियों की बैठक हुई। अठारह मई को प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण समिति की बैठक हुई। 19 मई को वित्त समिति, ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति, जल संसाधन समिति, याचिका समिति की बैठक हुई। 20 मई को सार्वजनिक उपक्रम समिति, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति, 23 मई को विशेषाधिकार समिति की बैठक हुई। तो कार्यक्रम लोकतंत्र राउंडअप में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात, आप लोकतंत्र राउंडअप को संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे लोकतंत्र से जुड़ी अहम खबरों के साथ।
तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Storybox Audio.